हम कौन सी क्लास में हैं अभी? अच्छा ये रही। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी बातें बाजार की पर। और स्वागत करते हुए मैं कल जो विद्यार्थी लाइव थे उनसे तो वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के सेशन को दोबारा रिवाइज भी करेंगे हम और आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन कल कुछ ऐसे महानुभाव भी थे हमारी क्लास में जो लाइव नहीं आ पाए। उनकी अपनी मजबूरियां हैं, कारण है कि उनको कहीं नौकरी करनी है, कुछ और काम व्यस्त हैं, कोई और क्लासेस हैं, तमाम चीजें हैं। ऐसे में भाई साहब हमसे गुस्ताखी ये रही कि हम अपने सेशन को रिकॉर्ड करना भूल गए। देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपके सामने कमिट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आता है। कल मस्ती मजाक में इतना आगे निकल गए पढ़ाते पढ़ाते कि हमारा सेशन रिकॉर्ड करना हमसे रह गया। ठीक है, रिकॉर्ड करना रह गया तो जिन्होंने लाइव पढ़ लिया वो तो पढ़ गए, और जो लाइव को नहीं देख पाए वो बेचारे दुखी हो गए। और दुखी हो गए तो कल से वो परेशान है कि वो रिकॉर्डेड सेशन नहीं देख पाए। तो आज मेरी गलती की सजा मैं तो भुगतूंगा ही, लेकिन आपको भी थोड़ी सी बेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि कल जो मैं पढ़ाते समय रिकॉर्ड करना भूल गया था उसे हल्का सा मुझे रिवाइज कराना होगा। हालांकि कल की तरह उतना समय लेकर तो रिवाइज नहीं करूंगा, लेकिन हाँ फिर भी 10-15 मिनट मुझे कल के पोर्शन के रिवीजन में लगेगा, सो दैट जो रिकॉर्डेड क्लास देखने वाले लोग हैं उनका कुछ मिस ना हो। ठीक है, तो इसी क्रोनोलॉजी में मैं आगे बढ़ रहा हूं और मेरे साथी जो इस समय उपस्थित हैं सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग, सभी साथियों का स्वागत। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कल जब हम सेशंस में गए थे तब हमने सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव्स की बातें करना शुरू किया था। शुरू करते करते हम बड़े ही लेमैन अंदाज में समझाने का प्रयास कर रहे थे कि ये होते क्या हैं। सिक्योरिटीज के केस में मैंने ये कहा कि ये एक प्रकार की वो सुरक्षाएं हैं जो आपको किसी चीज के बदले में दी जा रही हैं, और डेरिवेटिव्स तो पढ़ाए गए ही नहीं थे कल, तो वो आज पढ़ाए जाएंगे। तो टेक्निकली आज डेरिवेटिव्स शुरू होने थे, लेकिन कल चूंकि जो सिक्योरिटी के अंदर दो बड़ी चीजें इक्विटी एंड डेट के बारे में बेसिक जानकारी दी गई थी वो एक बार जल्दी से हम रिवाइज करते हैं। इक्विटी का मतलब हमने कहा था कि ये किसी भी बड़े प्रतिष्ठित संस्थान में या फिर किसी कंपनी के अंदर दिए गए वो हिस्से हैं जिनके माध्यम से आप उनके हिस्सेदार बन जाते हैं। मैंने उदाहरण के तौर पर आपसे कहा था कि अगर कोई कंपनी है वो अपना आपको कुछ पैसा लेकर हिस्सेदार बना ले, जिसे आप शेयर खरीदना कहते हैं, तो टेक्निकली शेयर खरीद के आपने उस कंपनी के स्टॉक्स खरीदे होते हैं, उसकी उन इक्विटीज में जो कि समान समान प्रकार की हैं उनमें आप भागीदार हो गए होते हैं। वहीं डेट के विषय पर मैंने आपसे ये कहा था कि डेट एक प्रकार का वो लोन पत्र है जिसके माध्यम से कंपनी आपसे धन उगाती है। मतलब आपसे कहती है कि अगर आप मेरे धंधे में शामिल होना चाहते हैं तो मैं आपको भागीदार तो नहीं बना रहा, लेकिन आप मुझे पैसा देकर मुझे बड़ा करें, और अगर आपका पैसे से धंधा बड़ा बनता है वो तो बनेगा ही, मैं आपको एक गारंटी ये देकर चल रहा हूं कि मैं आपको इतना प्रतिशत रिटर्न दूंगा। और प्रतिशत रिटर्न को उसने पहले ही ब्याज के रूप में बोल दिया होता है। हमने उदाहरण लिया था अडानी का कि अडानी अगर आपसे 1 करोड़ रुपया मांगे और ये कहे कि मैं आपको 1 करोड़ के बदले 12% ब्याज दूंगा, तो उसे एक प्रकार से समझिए कि बिना हिस्सेदारी के ब्याज की मिली हुई गारंटी ही बॉन्ड के रूप में हमने जानी थी। हमने प्राइवेट बॉन्ड्स के बारे में भी चर्चा की थी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में गवर्नमेंट बॉन्ड्स की भी चर्चा की थी। ये कल दो बातें हमारे सेशंस में की गई थी। इन सेशंस के माध्यम से जो जानकारी मैंने दी वो मैं आज लिखित में भी आपको पढ़ा देता हूं एक बार के लिए कि मार्केट के अंदर हम लोग सिक्योरिटीज की बातें किए। सिक्योरिटीज वो नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कुछ मॉनेटरी वैल्यूज रखते हैं और उन्हीं मॉनेटरी वैल्यूज को मॉनिटर करती हैं सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ऐसे में जब हम सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो इन सिक्योरिटीज में हमने शुरुआत में स्टॉक्स और बॉन्ड की बातें की थी। इनमें से जो स्टॉक्स हैं वो कुछ ऐसी इक्विटीज हैं, मैंने कल भी आपसे एक ही लाइन कहा था कि स्टॉक्स खुद एक प्रकार की इक्विटी ही है, जो मतलब इक्विटी को ही आप स्टॉक कहते हैं, जो कि किसी तरह की ओनरशिप को या मालिकाना हक को या मालिकाना हक की हिस्सेदारी को रिप्रेजेंट करती है। इसे हमने स्टॉक्स कहा था। ठीक है ना? ठीक है ना? तो ये हमने स्टॉक्स के बारे में कहा था। स्टॉक्स तमाम प्रकार की कंपनियों के आते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने यहां दिखा दिए। बॉन्ड के बारे में जो मैंने आपसे लाइन बोली, ये एक प्रकार का ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि लोन को दिखाता है। इन्वेस्टर से कहता है कि आप मुझे कर्जा दो, मैं आपको मालिकाना हक नहीं दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को गारंटीड इतना प्रतिशत रिटर्न दूंगा। उसे हम लोगों ने बॉन्ड कहा था। ठीक है? बॉन्ड के विषय में मैंने आपको कल गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जानकारी दी थी और प्राइवेट बॉन्ड्स के नाम पर मैंने अडानी का उदाहरण दिया था। बॉन्ड में और स्टॉक्स में मेजर अंतर क्या है जो मैंने कल पढ़ाया, उसे एक बार यहां कंपैरिजन कर लेते हैं। बॉन्ड असल में डेट सिक्योरिटी है, यानी कि कर्जा लेने के नाम पर दिया गया गारंटी है। यहां पर इक्विटी सिक्योरिटी है, मतलब आप यहां पर किसी को हिस्सेदार बनाकर पैसा मांग रहे हो। यहां पर क्या कर रहे हो? कर्ज के लिए पैसा मांग रहे हो कि सर मुझे आप पैसा दो, लेकिन आपको मैं हिस्सेदारी नहीं दूंगा। दोनों में मेजर अंतर क्या है? यहां आप गारंटीड रिटर्न्स देने की बात कर रहे हो कि मैं 12% मिनिमम आपको रिटर्न दूंगा। स्टॉक्स में कह रहे हो कंपनी डूबती है तो नुकसान आपका, कंपनी उठती है तो फायदा आपका। आप मेरे साथ पार्टनर बनो। एक में पार्टनरशिप है और एक के अंदर आप कर्जा मांग रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, यहां पर लोन जो है वो इशूअर को दिया जाता है, मतलब आप कर्जा दे रहे हैं किसी बड़ी कंपनी को। यहां पर आप मालिकाना हक खरीद रहे हैं शेयर खरीद करके। यहां फिक्स है कि आपको इतना प्रतिशत रिटर्न मिलेगा। यहां कुछ भी फिक्स नहीं है कितना प्रतिशत रिटर्न मिलेगा। यहां रिटर्न का मतलब ही है आप शेयर बेचोगे तो रिटर्न मिलेगा। हां, लेकिन यहां डिविडेंड्स मिल सकते हैं। अगर कंपनी ने ग्रो किया और वो अपने हिस्सेधारकों को अपना लाभ का हिस्सा शेयर करती है, जिसे लाभांश कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, तो वो यहां पर दे सकती है। इनकी वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होती है, यानी कि इनके डूबने के चांसेस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि आप ऐसी कंपनी को निवेश दे रहे हैं जो अपने लोन लेने को पहले जस्टिफाई करवाती है कई प्रकार की कंपनियों से। यहां पर लेकिन हिस्सेदारी आप ऐसी कंपनी में ले रहे हैं जो भविष्य की किसी नई चीज की तरफ आगे बढ़ रही है, उसके ऊपर विश्वास करना लिटिल बिट कंफ्यूजिंग हो सकता है। जैसे आपने किसी कंपनी का जो कि स्मॉल कैप कंपनी है, आपने उसके स्टॉक परचेज कर लिए, या फिर आपने किसी मिड कैप के परचेज कर लिया या लार्ज कैप के परचेज कर लिए। आपको परचेज करने के बाद एक डर सता रहा है, क्या पता ये धंधा चलेगा या नहीं। धंधा चलेगा या नहीं, ये यहां पर डर है। यहां चलते हुए धंधे में ही कर्जा लिया जा रहा है। यहां धंधे जो चल रहे हैं उसको बड़ा किया जा रहा है। यहां पर जो धंधे शुरू हुए हैं स्मॉल कैप से उन्हें लार्ज कैप बनाने के लिए, यहां पर कंपनी अपने घाटों को कवर कर रही है। यहां कंपनी ग्रोथ को आगे प्रोजेक्शन में ले रही है। ठीक है? यहां पर रिस्क जो है वो डिफॉल्ट होने का ज्यादा रहता है। डिफॉल्ट से मतलब कर्जा लिया जा नहीं लौटा रहे, डिफॉल्टर घोषित हो गया कि साहब सॉरी मैं आपका पैसा नहीं लौटा पाया। यहां पर आपको इस बात का रिस्क तो नहीं रहता कि कंपनी डिफॉल्टर हो जाएगी, क्योंकि कंपनी के हिस्सेदार तो आप रहेंगे ही, भले ही कंपनी जीरो वैल्यू की हो जाए, मतलब शेयर तो आपके पास रहेगा ही। ठीक है? यहां पर रिस्क कम होती है प्रिंसिपल के खोने की, और यहां पर प्रिंसिपल के खोने की हाई रिस्क रहती है। मतलब कंपनी ही डूब गई तो आपने जो पैसा लगाया, मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे थे ₹250 का एक, आज उस कंपनी की वैल्यू, जैसे आप पेटीएम का उदाहरण देखिए, पेटीएम जब आईपीओ के थ्रू आई थी तो जिस समय उसका जो रेट था वो आज तक दोबारा वहां नहीं पहुंचा, तो आपने जो शेयर परचेज किए थे वो वैल्यू वापस आपकी नहीं मिली अभी तक, तो आपका प्रिंसिपल लॉस हो गया। यहां पर जो पैसा आपने दिया था गारंटी के साथ दिया था कि इतना प्रतिशत ब्याज मिलेगा, तो आप जिस दिन एग्जिट मारेंगे उस दिन आपको 12% के हिसाब से ब्याज समेत पैसा वापस करेगा। प्रिंसिपल हमेशा बना रहेगा। इसीलिए बॉन्ड एंड इक्विटीज इन दोनों में अक्सर ये कहा जाता है कि आप अगर कोई सिक्योर रिटर्न चाहते हैं तो बॉन्ड में निवेश करें, और अगर आप किसी इनसिक्योर रिटर्न चाहते हैं, यानी कि आप इक्विटीज में एंट्री मार करके कि मार्केट जैसे चल रहा है मैं वैसे उस नाव पर सवार होकर चलना चाहता हूं, तो आप स्टॉक्स में निवेश करें। तो अक्सर लोग बॉन्ड एंड स्टॉक्स का एक बढ़िया रेशो बनाते हैं। म्यूचुअल फंड्स में अगर आपने कभी सुना हो तो म्यूचुअल फंड्स में कहते हैं कि सर फिक्स रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड चाहिए या फिर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ चाहिए या एकदम रॉकेट चाहिए, तो फिर आपसे कुछ लोग कहते हैं फिक्स रिटर्न वाले बताओ कितने हैं, बोले 12% आपको रिटर्न मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपका अधिकांश पैसा बॉन्ड में लगा रहे होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप कहते हो कि मेरे को तो मार्केट की गति से दौड़ना है, तो फिर आपको निवेशक समझाता है, मतलब जो ब्रोकर है वो समझाता है कि देखो पिछले 5 सालों को देखो, 15 सालों को देखो, मार्केट 5 साल में औसत
प्रतिशत इस गति से ग्रो किया है। मार्केट का एवरेज ये है, तो इसी एवरेज को एवरेज आउट करते हुए अगर मैं इक्विटी में 5 साल के लिए पैसा लगाता हूं, तो प्रतिशत 18 के ऊपर आपको रिटर्न मिल सकता है। इक्विटी में लेकिन रिस्क ये है कि हो सकता है कंपनियां डूब जाए, मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी आ जाए, तो पैसा डूब सकता है। तो रिटर्न की मतलब जो पैसा डूबने की अनसर्टेनिटी है, वो स्टॉक्स में थोड़ी ज्यादा होती है, वॉलेटिलिटी ज्यादा होने के चलते, लेकिन गेन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अक्सर जो कम उम्र के लोग होते हैं, जिनके पास लाइफ में थोड़ा और आगे तक का समय विजिबल है, वो स्टॉक्स में निवेश करते हैं। जो पैसे को लेकर थोड़े डरे हुए हैं कि भाई सुनो, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें 12% भी पर्याप्त है, वो बॉन्ड में निवेश करते हैं। तो अक्सर बॉन्ड और इक्विटीज को मिक्स करते हुए ही म्यूचुअल फंड्स को ड्राइव किया जाता है। आप भी जब किसी प्रकार से डीमैट अकाउंट से इन्वेस्टमेंट मार रहे होते हैं, या फिर जैसे आपने आप में से बहुत से लोगों ने आपको अभी कुछ दिन अभी 2 दिन पहले शायद हो सकता है हमारी तरफ से एक मैसेज भी दिया गया होगा। बातें बाजार की तरफ से आपके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया होगा। जिन्होंने डीमैट अकाउंट नहीं खोले हैं, जो हमारे कोर्सेज में एनरोल हैं, उनको लिंक भेजे गए होंगे। वो हमारे ऑफिशियल लिंक्स हैं। उन पे जो नंबर दिए गए हैं, वो भी हमारी टीम के अपने-अपने नंबर हैं। उनको वेरीफाई करने के लिए आप हमारे बातें बाजार की यूट्यूब चैनल पर जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। हमने वहां पर भी वो नंबर मेंशन किए हुए हैं, ठीक है? अच्छा, तो बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स के बारे में कल जो मैंने समझाया, अब आपको कंपेयर करके बता दिया। आज का सेशन जो शुरू हो रहा है, वो डेरिवेटिव्स से शुरू हो रहा है। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ये आज का हमारा टाइटल है। तो आज हम लॉन्च जहां से हो रहे हैं, वो हो रहे हैं डेरिवेटिव्स से, ठीक है? हाँ जी, जो लोग अभी फिलहाल क्लास में लेट एंट्री हुए हैं, उन्हें मैं फिर से याद दिला दूं, कल की जो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं जा पाई थी, उसे मैंने क्विक रिवाइज करा दिया है, क्योंकि कल रिकॉर्ड हम करना भूल गए थे, इसलिए आपको असुविधा हुई। आज हमने इसको ऑटो रिकॉर्ड पे डाल रखा है, ताकि ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड होकर आप तक पहुंच जाए। तो कल जो छूटा था शुरुआती 10 मिनट में, मैंने उसे रिवाइज करा दिया है, ठीक है? आज से अभी से अब हमारा नया टाइटल डेरिवेटिव्स में हम लोग एंट्री मार रहे हैं। टाइटल है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में ए टाइप ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन एन अंडरलाइंग असेट, ग्रुप ऑफ असेट और बेंचमार्क। क्या है ये कहानी? आइए इस कहानी को थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं, बेसिक से समझने का प्रयास करते हैं। हाँ जी साहब, डेरिवेटिव्स वो इंस्ट्रूमेंट्स जो अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं। डिराइव करते हैं का मतलब क्या होता है? मैं ये कहूं कि एक बात बताओ, घी कैसे निकलता है? आपने कहा घी कैसे निकलता है का मतलब क्या होता है? दूध को उबालो, दही जमाओ, मक्खन बनाओ, मक्खन बना करके उसको तपाओ, घी निकल जाता है। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? बच्चा बच्चा जानता है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अगर आप साइंस के विद्यार्थी होते, तो आप मेरे सवाल का जवाब भी जान गए होते। जब कोई भी प्रोडक्ट किसी मूल प्रोडक्ट से डिराइव यानी बनाया जा रहा हो, तो उसे डिराइव्ड प्रोडक्ट कहते हैं। और जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें डेरिवेटिव्स कहते हैं। दूध से दही, दूध से घी, दूध से पनीर, दूध से छाछ, ये सब चीजें डिराइव्ड हैं, डेरिवेटिव्स कहलाती हैं। इनका मूल चीज क्या है? मिल्क है। और मिल्क का डेरिवेटिव ये सारे बाई प्रोडक्ट्स हैं। इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आप दही घी खरीदने गए, या आप दही खरीदने गए, छाछ खरीदने गए, इनकी जो वैल्यू है, ये किस पर निर्भर करेगी? कल को आप न्यूज़ में गए, आपने सुना कि साहब इस साल छाछ ₹2 महंगी हो गई, या दही ₹5 महंगा हो गया। अब दही महंगा हो गया, इसके लिए दुकानदार से जब सवाल पूछेंगे, तो वो जवाब के रूप में क्या देता है? वो जवाब देता है कि सर, दही इसलिए महंगा हो गया क्योंकि दूध महंगा हो गया था। क्योंकि वो दूध से डिराइव है, इसलिए इसे डेरिवेटिव कहा गया है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है? तो पहले शब्द मीनिंग समझ लेते हैं, फिर हम डेरिवेटिव्स पर आगे चलेंगे, क्योंकि ये बड़ा तगड़ा खेल है। मतलब आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको 2 ही टर्म समझाने वाला हूं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। बस टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा और आप संभवतः समझ जाएंगे कि खेला है क्या दुनिया में, असल में सट्टेबाजी क्या है, उसको आप समझेंगे आज। इसमें ट्रेड करके दिखाना आगे का काम है। मैं आपको आज समझाऊंगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन असल में सट्टा क्यों कहते हैं, या फिर लोग सट्टेबाजी से डरते क्यों, जिनको आप बाहर बैठा हुआ सुनते हैं, वो अक्सर आपको ये कहते हुए पाते हैं कि भाई शेयर बाजार मतलब सट्टेबाजी, शेयर बाजार मत करना, सट्टेबाजी है। वो सट्टेबाजी क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है? लेकिन एक-एक करके, क्योंकि बेसिक से आपको धीरे-धीरे ऊपर लेके चलना है, कहानी की तरह सुनते चलिए। साथियों, अगर मान लो आपने कभी गौर से भारत के रुपीस को नोटिस किया हो, करेंसी नोट्स को नोटिस किया हो, तो करेंसी नोट्स पर जैसे मान लीजिए ₹100 का नोट है, ₹500 का नोट है, उस पर नीचे आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, और वहां पर एक लाइन लिखी होती है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, या फिर मैं धारक को इतने पैसे अदा करने का वचन देता हूं। अगर आपने ऑब्जर्व किया है, विचार कीजिए कि वो जो नोट है, उस नोट को असल में बनाने में कितना रुपया लगा होगा? टेक्निकली स्पीकिंग, तो वो जो नोट है, जो आप 500 का, 200 का, जितने का भी नोट देख रहे हैं, इन नोट्स को एक बढ़िया प्रिंटिंग प्रेस में जचा-जचा के बनाया जाए, तो मुश्किल से ₹20 का आपको नोट पड़ जाएगा। मैं तो हाई एंड पर जाकर बता रहा हूं कि आपने प्रिंट ऐसा लिया कि एकदम बस उसमें दाना-फाना सब लगा दिया, आपने 3D तक बना दिया उसको, ₹20 एट मैक्स। लेकिन वो आपको 200 का भी मिल रहा है, 500 का भी मिल रहा है, 2000 का भी मिल रहा है। 2000 का नोट बनने की लागत हो सकता है ₹20 हो। लेकिन फिर भी उससे जब हम वस्तु खरीदने जाते हैं 2000 के नोट से, तो 2000 के लायक का सामान क्यों दे देता है वो हमें? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? 2000 का नोट दिया पेट्रोल वाले को कि भाई डीजल डाल, मतलब पेट्रोल डाल देना गाड़ी में। पेट्रोल डालने लगा, 2000 का ही पेट्रोल क्यों दिया? 20 का पेट्रोल क्यों नहीं दिया? क्या उस नोट में इतनी गारंटी थी कि वो 20 की जगह 2000 में बिका जा सकता था? आंसर है तभी तो उसने माल दिया। तो उसने माल क्यों दिया? क्योंकि गवर्नर के साइन थे। अच्छा, गवर्नर के साइन में ऐसा क्या है कि उसमें 2000 का माल मिल गया? तो अब इसका आंसर भी जान लेते हैं। जब गवर्नर ये बोल रहे हैं कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन करता हूं, तो असल मायने में गवर्नर का साइन नहीं, वो आरबीआई की गारंटी है। आरबीआई ये गारंटी कैसे ले पा रही है? क्योंकि आरबीआई ने अपने कमरों में इतने ही मूल्य का गोल्ड अथवा विदेशी मुद्रा भंडार भरकर रखा हुआ है, जिनकी अपनी कोई वैल्यू है। अब आपका दिमाग फिर से दौड़ने लगा। अक्सर मैं इकोनॉमिक्स में जब बच्चों को नोट की शिक्षा दे रहा होता हूं कि रुपया चलन में कैसे आया, तब ये कहानी सुनाता हूं। लेकिन आप इस कहानी को सुन लें, क्योंकि कहीं न कहीं आप डेरिवेटिव्स को भी इसी से रिलेट करके समझ सकते हैं। हाँ जी, क्लास इसी समय हुआ करेंगी आगे से। कारण इसका ये है, सो दैट मैं आपको कभी लाइव ट्रेड में ले जाकर दिखा पाऊं कि कैसे ट्रेड चल रहे होते हैं। इसलिए 11 बजे ही हमने समय सुनिश्चित किया, 11 की क्लास 11:15 तक शुरू हो जाती है। हाँ जी, तो अब सवाल क्या है? मैं बचपन बचपन के किस्से सुनाता हूं। आप भी शायद मेरी तरह का बचपन अगर जिए हों तो बेहतर है, और मुझसे गरीब जिए हों तो भगवान से आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि अमीर बनो, और अगर मुझसे अमीर बने हो तो भैया मेरे लिए शुभकामनाएं दो कि ऐसा बचपन मुझे अपने बच्चों को ना दिखाना पड़े। कहानी सुनो साहब। हम जब बहुत छोटे हुआ करते थे, तो हम अपने गांव जाया करते थे, दादी के पास गए, खेती-बाड़ी थी तो ठीक-ठाक अनाज गांव में पैदा होता था। दादी से हम किसी भी चीज की डिमांड किए कि दादी सुनो, हमें ना ये आइसक्रीम बेचने वाला आया है, इससे आइसक्रीम दिला दो। अगर किसी ने मेरी तरह बचपन का जीवन साझा किया है, तो वो इस कहानी से रिलेट कर जाएगा। दादी से कहे कि दादी हमें आइसक्रीम दिला दो। दादी ने कहा, हाँ बेटे अभी दिलाते हैं। दादी पैसे नहीं निकालती थी, दादी अमीर थी। वो जाती थी गोडाउन में, जो घर के ही किसी एक कमरे में बनाया हुआ था, जहां गेहूं भर रखे थे। वो गई और एक छोटा सा छालिया सा लिया, उसमें भरा, गेहूं भरा, और उसे ले जाकर उसको दे दिया। ले भाई, ये पकड़, लगभग 1 किलो गेहूं है, इसके अंदर 3-4 आइसक्रीम खिला दे, छोटे-मोटे जितने भी खड़े हैं सबको। आइसक्रीम वाले ने खिला दिया, क्योंकि उसकी ₹1 की आइसक्रीम आती थी, और उस ₹1 की आइसक्रीम को उसने हमें गेहूं के बदले उपलब्ध करा दिया। हम भी खुश, दादी भी खुश, वो भी खुश, क्योंकि उसे पता है कि इस 1 किलो गेहूं का कुछ तो मूल्य है। वो इस 1 किलो गेहूं से अगर चाहेगा तो आगे जाकर 1 किलो आलू खरीद लेगा।
1 किलो आलू नहीं खरीदा तो 1 किलो गेहूं से वो आधा किलो आटा ले लेगा। उसे पता है कि मैं वस्तु विनिमय करके इसका उपयोग कर सकता हूं, इसलिए उसने वो गेहूं ले लिया। साथियों, इस पद्धति को बार्टर सिस्टम कहा जाता था। बचपन में आपने अगर ये देखा है तो बेहतर है, अदरवाइज कल्पना इसकी मुश्किल टास्क नहीं है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे मैं आपसे ये कहूं कि मेरा ये पौने 2 लाख रुपए का मोबाइल है, आप इसे लें और इसके बदले मुझे आप 70-70 हज़ार के अपने 2 मोबाइल दे दें। तो आप कहेंगे ठीक है, ये पकड़ो आप अपना फोन, ये हमारा फोन, ये दोनों फोन हमने एक्सचेंज कर लिए बिकॉज़ इसकी अपनी एक अंडरलाइन वैल्यू है और हम इस वैल्यू के एवज में आपको धन पे कर रहे हैं। ठीक है साहब, ये हो गया। अब हमने अपनी दादी को आजमाने का प्रयास किया कि दादी केवल आइसक्रीम दिला सकती है या कुछ और भी दिला सकती हैं। हम दादी के पास गए, हमने दादी सुनो, आज पनीर खाना है, मिठाई वाले के चलो। दादी गई मिठाई वाले के, हाँ भाई 1 किलो पनीर दे दे। इधर साहब हमने अपनी दादी से कहा दादी सुनो, 1 किलो अनाज ले चलो, 1 किलो पनीर लेके आएंगे। दादी ने कहा बेटे वो कम से कम 10 किलो अनाज में देगा। हमने कहा क्यों? बोले बेटा उसकी मूल्य ज्यादा है पनीर की। मैंने कहा मतलब 1 किलो ही तो सामान है, 1 किलो गेहूं है तो एक्सचेंज कर लो। बोले नहीं बेटा, गेहूं भरपूर मात्रा में पैदा हो रहा है, पनीर भरपूर मात्रा में पैदा नहीं हो रहा है, इसलिए उसको चाहने वालों ने उसकी कीमत बढ़ा दी, क्योंकि कम है ना बेटा तो उसको चाहने वाले लोग ज्यादा हैं और जब लोग ज्यादा हैं तो उसकी वो डिमांड रेज करते हैं और जब वो डिमांड रेज कर रहे हैं तो वो महंगा पड़ रहा है। हमने कहा ओके, इसीलिए अपना जो गेहूं है अगर उसको 10 किलो गेहूं देंगे तब वो 1 किलो पनीर देगा। भाई एक बालक है, नाम है इसका परमीत और वो क्लास 6 के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। वो कल वाली का नाम क्लास 6 है। हाँ, परमीत तो क्लास में टाइम से आए होते भाई तो मुझे आपको बताना सही रहता, है ना? ये बार-बार लिख करके जो आप बता रहे हो मैं उसी के ऊपर सेशन की शुरुआत में बता चुका हूं, है ना? इस सेशन को वापस से बैक से चला के देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बोला है। बार-बार डिस्टर्बेंस क्रिएट मत करो, आपके चैट बॉक्स के चलते मैं चैट बॉक्स बंद भी कर सकता हूं। मैं थोड़ा क्रैक टाइप का टीचर भी हूं, है ना? मतलब अभी आपने मेरा स्माइलिंग फेस देखा है, अब तो पैसा ले लिया हूं मैं और पैसा ले लिया हूं तो मैं घुरा भी सकता हूं और घुरा करके मैं चैट बंद कर दिया तो समझो कितना नुकसान हो जाएगा, है ना? तुम ये भी मैसेज नहीं कर पाओगे और तो सुनो पैसा ले लिया हूं तो तुम्हें मैं वापस विदा भी कर सकता हूं कि ये पकड़ो भैया घर जाओ आराम से मस्त रहो, आराम से ट्रेडिंग करो। इसलिए शांति बरकरार रखो और कहानी में इंटरेस्ट हो, दादी को इज्जत दो। बोलो जय दादी की। अब सुनो, अब हम क्या किए, अपनी दादी से कहे कि हमने कहा दादी सुनो बात ये है कि हमको ना 1 किलो पनीर चाहिए। दादी हमको ले गई साहब 1 किलो पनीर खिलाने के लिए। हम 1 किलो पनीर ले लिया, हमने कहा दादी की जय हो साहब। दादी की जय हो गई साहब। अब जब दादी की जय हो गई 1 किलो पनीर पाके हम भी खुश हो गए। हमने कहा भाई दादी के पास खजाना है। दादी का हम पूरा गोडाउन देखे तो हमने कहा होगा इसमें तो 100 किलो अनाज तो दादी ने कुछ में रखा है, मतलब ये अभी के लिए खिला सकती है हमको। हमने कहा दादी कितनी अच्छी बात, बता क्या चाहता है? दादी हमको साइकिल दिला दो। हम गाँव में गए साहब। हमने गाँव वाले कहा सुनो भाई एक साइकिल पैक करो। साहब उसने साइकिल दी दी हमको। हमने कहा दादी 10 किलो गेहूं दे दो इसको। पनीर लाए थे ना? बेटे ये 10 किलो में नहीं आएगा क्योंकि ये और ज्यादा महंगा पड़ रहा है। हमने कहा दादी आपको कैसे पता चल रहा है महंगा पड़ रहा है? बोले बेटा इसको बनाने में बड़ी लागत आई है। हो सकता है कि इसको बनाने में लोहा लगा है, मजदूरी लगी है, डिजाइन लगी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी है, तो ये हो सकता है कि अपने 100 किलो गेहूं के बराबर हो। हमने कहा दादी बात तो सही है। मैं कोई नहीं दादी 100 किलो गेहूं दे दो। साहब हम लोग जाके अपने आराम से साइकिल ले आए। अब 100 किलो गेहूं ले जाना हमारे लिए भारी भरकम काम था। फिर भी हम जैसे तैसे करके दादी पोते गेहूं लेकर पहुंच गए दुकान पे कि दादी ये पकड़ो, इनको 100 किलो गेहूं देंगे, उठा उठा कर 2-4 बार में हम गेहूं दे आए। साइकिल तक का तो तमन्ना पूरी हो गई। अब भाई साहब हम थोड़े और मचलने लगे। समय बीतता गया, हम बड़े होते गए। हमने देखा कि दादी के पास तो भाई साहब बहुत अनाज पैदा होता है यार। और दादी का गोडाउन तो इतना बड़ा है कि इसमें 2-5 हज़ार किलो गेहूं भरा हुआ है। हमने कहा दादी मालदार, दादी से तो अब कार मांगनी पड़ेगी। हमने कहा दादी सुनो, कार चाहिए। दादी पोते के प्यार में बोली, ठीक है बेटे तेरे को हम कार दिलाएंगे। अब दादी से हमने कहा दादी चलो गेहूं लेकर चलते हैं। बोले बेटे गाँव में तो कोई कार बेच नहीं रहा है, अपन को जयपुर चलना पड़ेगा। हमने कहा दादी गाँव 200 किलोमीटर दूर है। बोले हाँ बेटे, और बेटे जिस तरह की तू कार मांग रहा है वो कम से कम 5-1 हज़ार किलो अनाज से तो आएगी। मैंने कहा हाँ दादी। तो बेटे एक काम करते हैं, इस अनाज को अपन पहले तो धोते हैं पूरे साल भर, वहाँ पहुँचाते हैं, जब वहाँ पहुँच जाएगा तब अनाज से ले लेंगे। हमने कहा दादी क्या बात कर रही हो? आप नेता आदमी हो, आपकी बात चलती है। तो बोले बता क्या चाहता है? हमने कहा दादी वही काम करो जो आप पिछली बार हमारे कपड़े वाले के साथ की थी। हमने कहा क्या किए थे बताओ जरा? हमने कहा वो जो बगल की मंडी है, आप वहाँ पर अपने एक कागज पर साइन करके हमको भेज दी थी कि बच्चा आ रहा है, इसको एक जीन्स दे देना। तुम आओगे तो तुम्हें हम 1 किलो बोरी या 1 बोरी अनाज दे देंगे। याद नहीं है क्या आपको? बोले हाँ, जरा बताओ डिटेल में क्या हुआ था? हमने कहा देखो, हम पिछली दिवाली आपसे कहे थे कि एक जीन्स दिलाओ। तो बोले हाँ फिर? तो हमने कहा जीन्स दिलाओ, जीन्स गाँव में मिलने नहीं थी। बोले हाँ सही बात है। तो हमने कहा ऐसे में आपने एक कागज लिया और उस पर लिखा कि मिस्टर कैलाश, मेरा पोता अंकित आपकी दुकान पर आ रहा है, कृपया करके इसे एक जीन्स दें, मैं आपको 1000 किलो अनाज देने का वचन देती हूँ। ठक दादी। भाई साहब दादी का साइन और भाई हम कैलाश के पास पहुंच गए। ये देख दादी ने कहा है। कैलाश जानता था हमारी दादी को कि भाई दादी ग्रेट है। दादी ने कहा है तो दादी की बात पर यकीन किया जा सकता है कि दादी ने कहा है कि इसको 1000 रुपए का जीन्स देना है, दे दो, क्योंकि दादी की बात पर विश्वास किया जा सकता है क्योंकि दादी ने वचन दिया है। दादी के वचन की इतनी इज्जत देखकर मैंने उसी कागज की जेरॉक्स करा ली और जेरॉक्स करा के मैं उस गांव के नजदीक कस्बे से निकलकर किसी बड़े शहर में चला गया। वहां जाकर जाके जौहरी के पास पहुंचा और जौहरी के पास पहुंचकर मैंने कहा कि ये जौहरी, अपन को चाहिए एक अंगूठी। अच्छा करोगे क्या? हमने कहा गर्लफ्रेंड को देंगे, प्रपोज मारना है और अंगूठी चाहिए, बदले में हमारे पास दादी का लिखा हुआ कागज है। जौहरी हमने देखा, कौन सी दादी? कहा, अपनी दादी। फिर भी कौन सी? हमें जानते नहीं हो क्या? हमारी दादी। बोले हम तुम्हें भी नहीं जानते हैं। हमने कहा गजब बेइज्जती है, तुम हमें नहीं जानते हो, हम फलाने गांव से हैं। बोले नहीं जानते, हम तुम्हारा गांव भी नहीं जानते। भाई तुम कौन से गांव से आए हो? हमने कहा यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है यार। गुरु हम 250 किलोमीटर छोड़ो, हम 25 किलोमीटर दूर नहीं गए आज तक अपनी दुकान छोड़ के, हम कैसे जान लेंगे? तुम जरा ये बताओ। और तुम्हारी हमें तो तुम देख नहीं रहे हो, दादी ने वचन दिया है कि मैं धारक को 1000 किलो अनाज अदा करने का वचन देती हूँ। बोले भाई मेरे, तेरे इस वचन को जब तक दादी खुद प्रत्यक्ष आकर 1000 किलो अनाज लाकर ना मान ले तब तक मैं नहीं मान सकता, बुरा मत मानना। हमें बहुत बुरा लगा, इतनी घनघोर बेइज्जती हमने आज तक नहीं देखी थी भाई साहब। हम वापस गए, हमने कहा दादी आपको बड़ा बनना पड़ेगा। बोले कितना बड़ा बनना पड़ेगा? हमने कहा वो जौहरी आपकी बात को पहचाने। दादी ने कहा बेटे कल को तू आईफोन लेने मान ले कैपिटल सिटी चला गया तो? हमने कहा तो इतना बड़ा बनो कि आपको वहां पहचाने। और बोले तो कभी दिल्ली पहुंच गया मान ले रोल्स रॉयस लेने तो? हमने कहा इतना बड़ा बनो कि आपको दिल्ली वाले जाने। अच्छा इसका मतलब तुम हमको चाहते हो कि हम देश की सरकार बने? हम अरे मैं अब पकड़ गया भाई साहब। मैं राहुल गांधी और सरकार हमारी इंदिरा गांधी, हम दादी पोते का वो वाला हिस्सा हो गया। हम दादी प्रधानमंत्री बनो आप, अपने को तो आपके साइन से। बोले बेटे इस काम के लिए तू मेरे पास आएगा साइन कराने के लिए, एक काम कर, ए रघुराम इधर आओ, तुमको हम ये नियुक्ति दे रहे हैं कि तुम हमारे नाम पर साइन मारते रहना, तुम्हारी वैल्यू चलती रहेगी। हमने कहा ये कौन है? बेटे इसका नाम रघुराम राजन है, ये हमारे बिहाफ पर साइन मारेगा। और दादी ग्रेट, रघुराम राजन साइन मारेंगे दादी के नाम पर और दादी इसके, अरे ये मतलब मेरा वचन है शासन, मेरा वचन है शासन। रघुराम साइन मारो नोट पर, हमारे लड़के को रोल्स रॉयस चाहिए, दिलवाओ। बोले दादी कितने साइन मार दूं? बोले एक काम करना, चेक कर लेना हमारे स्टॉक में कितना पैसा है, बस वहां से चेक कर लेना, स्टॉक के अंदर अगर विदेशी मुद्रा भंडार रखा है, गोल्ड रखा है, तो उस आधार पर बढ़िया तुम साइन मारते हो। बोले हो जाएगा। तो तब से लेकर दादी पोते की परंपरा चली आ रही है। पोते में आप और हम सब पोते हैं आजकल देश के, और भाई साहब ऐसे में पोते और पोती भारत सरकार से, गवर्नर के साइन से बढ़िया काम चला रहे हैं। तो आज जो हमारी करेंसी चल रही है वो करेंसी कैसे डिराइव हुई वस्तु से, क्या आप ये बात समझ पाए? क्या आपको डिराइव होने का मतलब समझ में आया कि हम लोग कैसे अपने नोट को डिराइव करवा पाए?
नोट डिराइव हो गया, करेंसी नोट हमारी चर्चा में आ गया, कोई बात नहीं। अब साहब हमने कहा कि बार-बार इस नोट को भी कहां लेकर चलेंगे? क्योंकि अब हम थोड़े और बड़े हो गए हैं। हमने कहा ना हो पाएगा। हर दिन इस नोट को लाद कर घूमो कि भाई साहब 1 करोड़ रुपए का हम लोग ये सामान खरीदे थे। 1 करोड़ यहां से वहां थैले में भिजवाओ। और भाई साहब बीच में कोई डॉन टाइप का आदमी मिल गया, कनपट्टी पे बंदूक लगाया, 1 करोड़ हमको दो, नहीं तो अभी की अभी हम तुम्हारा बैंक नोट बना देंगे। हम उसको पकड़ा दिए, हम घबरा गए। हमने कहा भाई साहब बड़ा रिस्की है यार ये तो। पैसा लेके कौन घूमेगा? इतना पैसा लेकर कौन घूमेगा? रास्ते में कोई ना कोई मिल जाएगा छीना झपटी करने वाला। लोग आजकल घर के बाहर खड़ी गाड़ी नहीं छोड़ रहे हैं, हमारे हाथ में इतना पैसा देके कौन छोड़ेगा? तो बोले फिर क्या करें? यहां से इंट्रोड्यूस किया गया बैंकों को। किनको इंट्रोड्यूस किया गया? बैंक आती है कहानी के दौरान। बैंक के अंदर हमने कहा कि बैंक वालों तुम्हारे पास ये पैसा हम जमा करेंगे, तुम अपने पास पैसा जमा रखना और हमें दूसरी बैंक में ट्रांसफर मारना ये तुम्हारी हेडेक है, फुल सिक्योरिटी के साथ हमारे इस पैसे को दूसरी जगह पहुंचाने की। बैंक ने कहा तथास्तु हो जाएगा। तो तब से लेकर आज तक ये बैंकिंग सिस्टम कल्चर में आ गया। तो बैंकिंग सिस्टम कैसे कल्चर में आया वो हमने आपको बता दिया। कोई बात नहीं साहब बैंक भी आ गई। अब इस बैंक से हम रोज पैसा निकालने जाएं करें इसके लिए फिर सरकार मोदी जी की बनी। उन्होंने कहा अरे पोते कितना परेशान होगा? तू इतना आएगा बैंक में, इतना पेट्रोल डीजल तेरा जलेगा, समय कीमती है, तू मास्टर है, पढ़ाएगा कुछ? हमने कहा तो फिर तू एक काम कर, तू घर है और तेरे को मैं ऐसा कर देता हूं कि पनवाड़ी भी ऑनलाइन पैसे लेगा, सब्जी वाला भी ऑनलाइन पैसे लेगा, सबका मामला बैंक संभालेगा। तुझको परेशान क्यों होना? एंट्री हो गई यूपीआई की कि साहब अब आपको पैसे के लिए लाइन में लगना ही नहीं है। आप में से ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लंबे समय से लाख रुपए की गड्डी नहीं देखी होगी। 2-5 लाख रुपए की गड्डी के दर्शन आप लोगों ने नहीं किए होंगे। ये मैं श्योरिटी से कह सकता हूं। हां सर बोले नहीं देखे सर। क्यों नहीं देखे? मोदी जी की कृपा है। दादी जी नहीं तो दादाजी की कृपा है। कृपा चल रही है और हम सब यूपीआई भरोसे चल रहे हैं। चलो साहब पैसा आना जाना होता रहा। अब खेला और हुआ। हमने कहा कि इस पैसे से हम अब तक सब्जी खरीद रहे थे, कुछ पेमेंट्स कर रहे थे। क्या मैं इस पैसे से कंपनी के अंदर हिस्से भी खरीद सकता हूं क्या? बोले हां, खरीद सकता है, इसमें क्या है? ओके, तो कंपनी में हिस्सा परचेज करने के लिए एक एप्लीकेशन आया। उसका नाम बना डीमैट अकाउंट और उस डीमैट अकाउंट में बैंक के इसी यूपीआई से पेमेंट होकर हम कंपनी के हिस्से खरीदने लगे, जिसे हमने नाम दे दिया ट्रेडिंग का। तो आजकल जो कक्षाएं चल रही हैं हमारी वो किस बात पर चल रही हैं? ट्रेडिंग पर चल रही हैं। अब उसी ट्रेडिंग में आज हम एंट्री मार रहे हैं इन्हीं एक प्रकार के डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग पर और इस डेरिवेटिव्स में आज हम चर्चा करने वाले हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर। फ्यूचर एंड ऑप्शंस को समझने के लिए आपको फिर से एक बेसिक कहानी सुननी होगी। देखो हम जो है ना बढ़िया कहानी सुनाते हैं साहब। अब एक बढ़िया कहानी आपको सुना रहे हैं, इसे कृपया करके ध्यान से सुनें। मेरे प्यारे साथियों, ये मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा है। ये एक जमीन 1 बीघा है। 1 बीघा जमीन है हमारे पास। इस 1 बीघा जमीन की कीमत है 1 लाख रुपए। कीमत क्या है? 1 लाख रुपए। ये जमीन मिस्टर अंकित के पास में है। किसके पास में है? मिस्टर अंकित के पास में 1 बीघा जमीन है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है। बोले बहुत बढ़िया सर, बधाई हो, 1 लाख रुपए की जमीन है। हमें लगा ऐसा कोई ऐसे होगा कचरा वचरा डलता होगा। हमने कहा समझ लो कि 1 लाख रुपए बीघा की जमीन है हमारे पास। कचरा की बंजर भूमि, अब ठीक है पूछो, बोले हाँ खुश है। 1 लाख रुपए बीघा जमीन है। हम इस जमीन को बेचने निकले। एक खरीदार आया जिसका नाम है मिस्टर महेश। मिस्टर महेश हमारे पास आए और मिस्टर महेश ने हमसे कहा कि सर सुनो, आपने जनवरी की कीमत पता की, अभी महीना कौन सा चल रहा है? दिसंबर। सर आपको दिसंबर की कीमत पता है 1 बीघा 1 लाख रुपए की है। मैं आपसे आपकी जमीन को खरीदना चाहता हूं। हमने कहा खरीद ले, हमको तो बढ़िया बेचेंगे, हम तो बेच देंगे। सर मैं आपसे इस जमीन को खरीदना चाहता हूं 1 जनवरी को, अगले महीने खरीदना चाहता हूं। आज हमारा सेशन हो रहा है 24 दिसंबर को, तो लो साहब मैं 24 जनवरी को आपकी ये जमीन खरीदना चाहता हूं। वैसे महीने के आखिरी थर्सडे के दिन फाइनल फैसले होते हैं, फिर भी मैं आपकी समझाइश के लिए 24 दिसंबर और 24 जनवरी की डेट ले रहा हूं ताकि महीने भर का आपको समझा सकूं। हमने कहा हां ले लेना, क्या दिक्कत है? सर 24 जनवरी को आप ये कितने की दोगे? जमीन कितने की दोगे? मैंने कहा जमीन कितने की दोगे तब बताऊंगा मैं कितने की दोगे। नहीं नहीं सर, मुझे आज ही जमीन दे दो, मैं पेमेंट आपको 24 जनवरी के दिन कर दूंगा। हमने कहा बेवकूफ समझे हो तुम हमको? तुमको जमीन आज दे दें, तुम इस जमीन को खा गए, तुम इस जमीन को कुछ निपटा दिए, कुछ इस पर गलत काम कर दिए, कागज कहीं धर दिए, हम क्या करेंगे? बोले सुनो सर, 1 लाख रुपए की जमीन है आपकी? मैं कहा हम आपको ना 10,000 रुपए दे रहे हैं। हमने कहा ठीक है, अब भी दोगे? बोले अब भी की अभी 24 तारीख के दिन दे रहे हैं। हमने कहा कब के लिए दे रहे हो? 24 जनवरी के लिए। 24 जनवरी आज की तुलना में क्या है? फ्यूचर है, ये भविष्य है ये मेरा। मैंने कहा फ्यूचर टेंस है ना, आगे के लिए तुम मुझे 10,000 रुपए अभी पे कर रहे हो? बोले हाँ सर। सर 1 महीने बाद अगर मैं इस जमीन का बाकी बचा पेमेंट आपको कर दूं, कितना बच गया? 90,000। तो सर आज 10,000 की बुकिंग पे मुझे ये जमीन दे दो ना। मतलब मैंने कहा यार देख जमीन तो ट्रांसफर नहीं मार सकता, मुझे डर है, पर तुझे मैं एक गारंटी ट्रांसफर कर देता हूं। समझना ध्यान से, 10,000 रुपए में मैं जमीन तो तेरे नाम नहीं कर सकता, लेकिन इस जमीन की एक गारंटी। कैसी गारंटी? हाँ भाई, पढ़े लिखे हो तो लाइन लिखेंगे हम क्या? मैं मिस्टर महेश को शेष पेमेंट करने पर 1 बीघा जमीन 24 जनवरी को देने का वचन देता हूं। दे दिया वचन। 7 वचन शादियों की तरह एक वचन आपने यहां ले लिया कि मैं मिस्टर महेश को 24 जनवरी के दिन 1 बीघा जमीन दे दूंगा। ये मैं वचन देता हूं। ये मेरा जो वचन है ना, इसको आपने अपने पास रख लिया। ये वचन पत्र कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये आपने वचन पत्र अपने पास रख लिया। पहले इसको बेसिक से समझिए, फिर शेयर में ले जाऊंगा इसमें। ये अब आपके पास क्या है? वचन पत्र है कि मुझे 1 बीघा जमीन मिलेगी। लेकिन इस वचन पत्र में हमने ये तय कर लिया कि फिलहाल लाख रुपए का भाव चल रहा है, ये मुझे लाख रुपए पर ही अगले महीने मिलेगी। आपका दिमाग दौड़ेगा, सर मैं लाख रुपए की जमीन को लाख रुपए में ही अगले महीने क्यों बेचूं? मैंने कहा आप इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि अगले महीने ये जमीन 90,000 में बिकेगी। आप इसलिए अभी इसी को लाख रुपए में बेचने का वादा कर ले रहे हैं, सौदा कर ले रहे हैं। आप ऐसे समझिए, आज अगर कोई मुझसे आकर कहे कि सर आप अपनी फॉर्च्यूनर बेच रहे हो क्या? मैंने कहा यार फॉर्च्यूनर बेचने का मन तो नहीं है। कभी तो बेचोगे सर? मैंने कहा हाँ पुरानी होंगी तो जरूर बेचेंगे। सर मैं आपसे 2 साल बाद का अभी रेट दे रहा हूं आपको। आज की क्या रेट मान रहे हो आपकी? मैंने कहा मान लो 35-40 के आसपास। तो सर 35 लाख का अभी से रिश्ता कबूल करते हैं। भविष्य में ये फॉर्च्यूनर महंगी होगी कि सस्ती होगी आपको भी नहीं पता। मैंने कहा नहीं पता। आप तो आज की रेट रख लो। आप तो ये मानकर चलते हो ना कि 2 साल बाद ये सस्ती होगी क्योंकि डेप्रिसिएशन आएगा। मैंने कहा हाँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि मैं आपसे 2 साल बाद इसे 35 लाख में ही खरीदूंगा। अब दे दोगे? हमने कहा यार बात तो तुम सही कह रहे हो, ये तो मेरे फायदे की बात है। पर फिर मैं उससे पूछ रहा हूं तेरे को क्या फायदा? बोले मैं ये नहीं बताऊंगा।
मुझको क्या फायदा है? लेकिन उस व्यक्ति ने अपने दोस्त को बता रखा था, क्या कि सुन मैं इनकी 35 में लेकर आ रहा हूँ, पता है क्यों? क्योंकि फॉर्च्यूनर की कीमत बढ़ने वाली है। अभी 50 की आती है, अब ये 70 की होने वाली है। सेकंड हैंड भी कम से कम 45 की बिकेगी। ये तो मास्टर जी को पता नहीं है। ये इसमें खुश हैं क्योंकि मुझे आगे की बात पता है। ये इसमें खुश हैं कि 2 साल बाद तो पता नहीं 35 तो क्या कोई 20 भी नहीं देगा। ऐसे में बेहतर है अभी देकर के मैं राजी रह लेता हूँ। हर आदमी खुश हो रहा है। आप दिमाग में खुशी समझ रहे हैं? बायर के दिमाग में खुशी अलग चल रही है, सेलर के दिमाग में खुशी अलग चल रही है। और सौदे किसके हो रहे हैं? भविष्य के, कि हम भविष्य में क्या करेंगे। तो आइए जमीन पर आते हैं वापस। जमीन पर हमारा जो खरीदार है, वो एक वचन ले लेता है कि 24 जनवरी के दिन ये जमीन 1 लाख रुपए में भी मेरे पास होगी। ये वचन वैसे मैंने कितने रुपए में ले लिया? 10,000 रुपए में। अब इस 10,000 रुपए को मैं आज से ही अपनी विरासत मानना शुरू कर दिया हूं। देखो, मैंने बुकिंग अमाउंट पे कर दिया है। 1 महीने में अगर मुझे कोई ऐसा ग्राहक मिल गया, अब ध्यान से समझना खेला कैसे होता है। मुझे कोई ग्राहक ऐसा मिल गया जो इस जमीन के 1.25 लाख रुपए देने को तैयार है। अगर मुझे कोई ग्राहक ऐसा मिल गया जो 1.25 लाख देने में तैयार है, तो मैंने तो इसे 10,000 में ही बुक कर लिया था। 10,000 में बुक कर लिया था, लाख रुपए में खरीद कर अगर मैं 1.25 लाख में बेच दिया, तो मैंने कितने रुपए का मुनाफा कमाया? जरा कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने मात्र 10,000 रुपए की बोली दी है बस, कि भाई ये रख, ये प्रीमियम है मेरा, मेरी तरफ से तू बुकिंग अमाउंट रख ले, मैं अगले महीने तेरे से ये लाख रुपए में ले जाऊंगा। लेकिन अगले महीने पता चल रहा है कि मेरी इस जमीन को खरीदने वाले 1.25 लाख में भी आ गए। 25,000 का मुनाफा मेरा अपना हो गया। मतलब सोचो, अगर आप जैसा कोई बुद्धिमान आदमी हो जिसे ये पता हो कि फ्यूचर में यानी भविष्य में इस चीज के दाम बढ़ने वाले हैं, सूचना की ही करेंसी है, मतलब इंफॉर्मेशन इज द मनी। आपको पता है कि मोदी जी आने वाले समय में बिड़लास को आशीर्वाद देने वाले हैं। बिड़ला को आशीर्वाद मिलेगा कि अल्ट्राटेक भारत का नंबर 1 ब्रांड जिंदगी भर बना रहेगा। अब इसका अगर उनको आशीर्वाद मिलने वाला है, मैंने अभी से ही बिड़ला का एक शेयर खरीद लिया एक प्राइस में और गारंटी ले ली कि अगले महीने भी मैं इतने ही रुपए में इसको खरीदूंगा। मैंने इसकी गारंटी ले ली, फ्यूचर के अंदर एक सिक्योरिटी ले ली। अब मैंने देखा कि मोदी जी का जैसे ही आशीर्वाद मिला, मैंने जो 2,500 का शेयर खरीदा था, वो सीधा छलांगे मारकर 5,000 का हो गया, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन थी। मैंने उस इंफॉर्मेशन से पहले ही एक कदम पहले चलते हुए 1 महीने आगे का सोच लिया। लेकिन जो बेचने वाला है, वो इस बात से अनभिज्ञ था। वो ये मानकर चल रहा था, अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, फर्जी बातें हैं। उसको यकीन था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे विश्वास इस बात का था कि ऐसा ही होगा। दोनों ने सट्टा खेल लिया। जो चीज हुई नहीं, उसकी दोनों ही लोग कल्पना कर रहे हैं। मिस्टर अंकित कल्पना कर रहे हैं कि जमीन के भाव नहीं बढ़ेंगे और मिस्टर महेश कल्पना कर रहे हैं कि इसके भाव बढ़ेंगे। दोनों ही संभावनाओं की गणित बिगाड़ रहे हैं। दोनों ही संभावनाओं के आधार पर मुर्गे लड़ा रहे हैं। मेरा मुर्गा जीतेगा कि तेरा मुर्गा जीतेगा, बस लड़ाइयां चल रही हैं। किसका मुर्गा जीतेगा वो फायदे में रहेगा। एक चीज याद रखना, शेयर मार्केट जीरो सम गेम कहलाता है। जीरो सम गेम का मतलब होता है किसी का फायदा तो किसी का नुकसान। ऐसा कभी नहीं होता कि हमेशा हर व्यक्ति फायदे में रहे, क्योंकि शेयर मार्केट किसी को नुकसान पहुंचा के ही किसी को फायदा पहुंचाता है। तो अगर ये 1 लाख रुपए बीघा की जमीन भविष्य में 1.25 लाख रुपए की बनती है, तो टेक्निकली मेरा 25,000 रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि वैसे तो मुझे ये 1.25 लाख तो मैं भी कमा सकता था, लेकिन मैंने रिस्क नहीं ली। फ्यूचर की मैंने रिस्क नहीं ली, इसलिए मैंने उसे लाख रुपए में ही बेचने का प्रॉमिस कर दिया था, वादा कर दिया था फ्यूचर में, और वो व्यक्ति उसे ले जाकर के 1.25 लाख में बेचकर 25,000 कमा गया। देखो, ये कहानी तो हुई बड़ी रोजी-रोजी, मतलब बड़ी खुश करने वाली बात हुई। लेकिन इस रोजी बात के पीछे की एक कहानी और भी है। क्या बात है? इसके अपोजिट चलते हैं। ये लाख रुपए की जमीन अगले महीने सरकार कुर्क करने वाली थी, या सरकार इसके बीच में से सड़क निकाल करके इस पर कब्जा करने वाली थी, या इसे वन भूमि क्षेत्र डिक्लेयर करने वाली थी। ये मुझे पता था, मिस्टर अंकित को पता था। ये मिस्टर अंकित को पता था, लेकिन किसको नहीं पता था? मिस्टर अंकित को पता था, मिस्टर महेश को नहीं पता था। मिस्टर महेश सोच रहे हैं कि जमीन के भाव तो बढ़ते ही हैं, अगले महीने 1.25 लाख की होगी, ये मिस्टर महेश सोच रहे हैं। मिस्टर अंकित सोच रहे हैं कि यह जमीन अगले महीने बेटा 50,000 की भी नहीं रहेगी, क्योंकि जमीन सरकार अपने कब्जे में लेने वाली है। ऐसे में 50,000 की जानकारी मुझे है, मिस्टर महेश को मैं लाख रुपए के हिसाब से टिका दिया। मिस्टर महेश अब 1 महीने बाद जब मुझे लाख रुपए देंगे, उन्हें कितना अखरेगा कि वो लाख रुपए में 50,000 की चीज खरीद रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, भविष्य के कारोबार को आज करना फ्यूचर मार्केट कहलाता है। तो पहले तो इस बात को बताओ कि आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई कि फ्यूचर बाजार है क्या? संभावनाओं का बाजार, जो भविष्य की संभावनाओं को लेकर किया जा रहा है। शब्द मीनिंग समझे या नहीं समझे, पहले इस पर आइए। अब इसकी कंडीशन बताते हैं, ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें 1% भी लोड मत लेना, एकदम मतलब लेमैन लैंग्वेज में समझना। जमीन की जगह बस आप अपने दिमाग में कुछ शेयर रख लो, सारा फ्यूचर ट्रेडिंग चल रही है ये। अब खेला यहां क्या होता है वो सुनो। सर, हर व्यक्ति फिर तो बहुत आसानी से ऐसे ही व्यापार करता रहेगा। मार्केट के अंदर जमीन तो अपनी जगह है, बाजार में भाव फ्यूचर्स के लग रहे हैं, फ्यूचर्स में आपने 10,000 में इस जमीन को ले लिया और इसको बेचने निकल पड़े। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने कहा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जनरली लोग केवल भावों का ही ट्रेड कर रहे होते हैं, ओरिजिनल गुड्स तो बेचारी बिकती ही नहीं है, वहीं खड़ी रहती हैं। लोग संभावनाओं को ही बेच रहे होते हैं कि मैंने 10,000 में तेरी जमीन को बुक कर लिया, 1.25 लाख में बेच दिया, 25,000 का मार्जिन कमा लिया, जमीन वहीं खड़ी है और हम फ्यूचर में ही ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए कई बार आपने कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स देखे होंगे जो ये कहते हैं कि हम बिना डीमैट अकाउंट के भी शेयर की खरीद फरोख्त करवाते हैं। असल में वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट हैं, वो केवल आपसे वैल्यू में ट्रेड करवा रहे हैं, ट्रेडिंग करवा रहे हैं, लेकिन वो आप लोगों को शेयर डिलीवर नहीं कर रहे हैं। आएंगे उसके हाई पर भी, लेकिन फिलहाल के लिए वापस लौटते हैं। सर एक बात बताओ, मान लो कि मैं इस बात से मुकर जाऊं कि आप इस बात को समझना, बड़ा अच्छे से समझना। देखो, ये 1.25 लाख की बनी तब तो मेरा फायदा था, लेकिन 1 महीने बाद अगर ये 50,000 रुपए की रह गई, मैं कितने रुपए दे चुका था? 10,000 रुपए दे चुका था। मैं 10,000 रुपए दे चुका था, अब ये 50,000 की रह गई, तो मुझे कितना पेमेंट इसे और करना है, कमेंट बॉक्स में बताओ। सवाल बड़ा अच्छा सा पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई। मैंने एक बीघा की कीमत तय की थी 1 लाख रुपए, 10,000 रुपए मैंने प्रीमियम दिया। भविष्य में 24 जनवरी के दिन ये जमीन 50,000 रुपए की रह गई। बताओ मुझे, यानी मिस्टर महेश को, मिस्टर अंकित को कितने पैसे और देने हैं? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ। देखो, जिसका दिमाग इन चीजों में तेज चलता है वही ट्रेडिंग के लिए अच्छा होता है। मतलब ये मत समझना ट्रेडिंग सबके बस की काम है। थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, हल्का सा दिमाग का रीजनिंग का खेल है। कुछ लोग 50 लिख रहे हैं, कुछ 90 लिख रहे हैं, और कुछ ने 40 भी लिखा था शुरुआत में। एक व्यक्ति 60,000 भी लिख रहा है, पता नहीं क्यों। कुछ लोग 40 भी लिख रहे हैं। मुझे 40 वालों से सख्त नफरत हुई है बस। जो यहां पर 90 लिख गए वो तो सब सक्सेसफुल हो गए, वो तो समझ गए कि ट्रेड है क्या। और जो 40, 45, 50, 60 लिख रहे हैं वो केवल और केवल ब्लफ कर रहे हैं, उन्हें ट्रेड के अंदर एबीसीडी भी समझ नहीं आ रही। और जो लोग इस बेसिक बात को नहीं समझ पा रहे वो ट्रेडिंग के अंदर भाग ना आजमाएं। देखो, ये कुछ टेस्ट हैं आप लोगों के। ट्रेडिंग में भाग आजमाने के लिए इतना तो कम से कम रीजनिंग चलना चाहिए। अगर आपकी इतनी बेसिक रीजनिंग भी नहीं चल रही है तो आप ट्रेडिंग के लिए बने नहीं है। जबरदस्ती में आप इस चीज को बस जान लें, पैसे मत खपा देना, नहीं तो बर्बाद ही होकर लौटेंगे। ऐसे ही लोग बर्बाद होते हैं, समझे आप? भाई, जब मैंने आपसे ये कहा कि मैंने आपको वादा किया है, क्या वादा किया है कि मैं 10,000 रुपए आपको आज दे रहा हूं, अगले महीने मैं आपको कंप्लीट पेमेंट कर दूंगा, लाख रुपए बीघा के हिसाब से कर दूंगा, 10,000 दे दिए हैं, 90,000 में फ्यूचर में दे दूंगा। शुरू में बता चुका हूं मैं आपको, कीपिंग इन माइंड कि इसका भाव बढ़े या इसका भाव घटे, मैं आपको कंप्लीट पेमेंट करूंगा।
मतलब ये हुआ कि ये 50,000 का भाव भले ही हो गया हो, मैं तो सौदा पहले ही कर चुका। मेरे हिसाब से ये चीज़ आज सस्ती हो गई। जैसे आप में से कई लोग ऐसे हैं जो महँगा मोबाइल खरीद लेते हैं, बाद में कंपनी उसके मार्केट रेट गिरा देती है। तो ये थोड़ी है कि आप उस समय का रेट पे कर रहे हैं। आपने तो जिस समय खरीदा था, उस समय पेमेंट दे चुके। बोलिए। बिल्कुल, दिव्यांशी, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। जो भी वादा हमने किया है वो निभाना पड़ेगा। वादा हमने ये किया था कि हम 90,000 रुपए पे करेंगे आपको बाद में। आप इस वादे को निभाइए। तो सर ये तो माथा खराब हो गया मेरा। मैंने कहा क्यों? सर माथा इसलिए खराब हो गया कि मैं तो खामा-खा बर्बाद हो गया। हमने कहा कैसे? सर 50,000 रुपए का लॉस हो गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। सर मैं इससे बच नहीं सकता क्या? मैंने कहा बच सकते हो। एक तरीका और है। 50,000 से बच सकते हो। बोले बताओ क्या है? मैंने कहा चलो आपको अब दूसरी तरफ लेकर चलते हैं। मैंने कहा यहाँ तो मर गए आप, यहाँ तो गए 50,000 आपके। एक और तरीका है मेरे पास। मैंने कहा बताओ भाई क्या तरीका है? अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक और तरीके की तरफ। और तरीका अंग्रेजी में कहलाता है ऑप्शन। मैं आपको एक और ऑप्शन की तरफ लेकर चल रहा हूँ। एक और ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन क्या है? मैंने कहा अब यहाँ पर मिस्टर महेश की जगह मैं एक नया किरदार ला रहा हूँ जिसका नाम है सुरेश। सुरेश आया और वो मिस्टर महेश को हुए 50,000 के घाटे को देख चुका था कि भाई जब भाव गिरे ना तो मिस्टर महेश जो कि 50,000 का घाटा खाकर बैठा है, भाई साहब मैं नहीं खाना चाहता ऐसा घाटा। अच्छा, तो बताओ भाई मिस्टर सुरेश, आप क्या चाहते हो? आपने मुझसे कहा कि सर मुझे कोई आप ऐसी विद्या नहीं दे सकते क्या? मैं कहा, बता कैसी विद्या चाहिए? सर मुझे कोई आप ऐसा आशीर्वाद दे दो कि अगर मैं आपको प्रीमियम पे करूं, बस यही 10,000 पे करूं, बस 10,000 पे करूं आपको मैं। इस 90 की जिम्मेदारी मैं तब लूं जब मेरा मन करे। अब आप लोग देखना दिमाग लगाना, एकदम बिल्कुल इसको ना ऐसे समझना कि आप ही हैं। असल में मिस्टर अंकित आप हैं, मिस्टर सुरेश भी आपका दोस्त है, मिस्टर महेश आपका दोस्त है। अपने दोस्तों के बीच में चल रही इस चर्चा को सोचना एक बार। क्या कहा मैंने? सर देखो, ये जो फ्यूचर की कहानी थी ना, जो फ्यूचर में गारंटी के साथ आपने दी थी, फ्यूचर में आपने एक ऑब्लिगेशन डाल दिया था मेरे पास कि मुझे खरीदना ही है, मुझे पेमेंट करना ही है पूरा, खरीदना ही है। ये सर आपने मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाल दिया था, मजबूरी डाल दी थी। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अब एक काम करो, इसको उल्टा करते हैं। सुरेश आया अंकित के पास, सर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैंने कहा बेटा क्या रिक्वेस्ट है? सर रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मुझे केवल इस प्रीमियम को ही पे करने का अवसर दें, मतलब ये प्रीमियम आप रखें 10,000, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपके प्लॉट को अगले महीने लाख रुपए में खरीद लूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, खरीद लेना, वेरी गुड। और सर मान लो कि मैं लाख रुपए में नहीं खरीद पाऊँ, मतलब तो आप मुझे माफ कर देना। मैंने कहा मेरे चेहरे पर कोई ऐसा अपशब्द लिखा है क्या जिसको तुम गाली के रूप में प्रयोग करना चाहते हो? मैं कहा नवाब हो तुम, मेरे बाप की संतान हो तुम, क्या हो तुम? तुमको हम क्यों इतनी वैल्यू दें कि तुमको भविष्य के अंदर मर्जी पड़े बेचने देना, नहीं मर्जी पड़े तो मत बेचने देना। हो क्या तुम मेरे लिखते क्या हो यार? तुम्हारी इस बात को हम मान क्यों लें? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमसे ये उम्मीद करने की? हैं? हम डांट दिए उसको। 10,000 रुपए में मन करे अगले महीने बेच देंगे, नहीं मन करे नहीं बेचेंगे। बेवकूफ प्राणी। सर हमारा फायदा हो रहा होगा, हम बेच देंगे, हमारा नुकसान हो रहा होगा, हम बाहर चले जाएंगे। हम गुस्सा आ गए एकदम। हमने कहा अब लगाएंगे एक खींच के तुम्हारे। तो फिर बोले अच्छा अच्छा फूलो मत सर, एक बात बताते हैं फिर आपको, एक ऑप्शन और दें आपको। हमने कहा ऑप्शन तो ढंग का। सर एक काम करो फिर आप, हम आपको एक अमाउंट दे रहे हैं। हमने कहा दो। वो प्रीमियम अमाउंट है सर, आपका लाख रुपए का प्लॉट है। हमने कहा हाँ। उस पर 10,000 10,000 हटा दो आप, मतलब इसको साइड में रख दो। हम आपसे 10% हिस्सा भी नहीं खरीद रहे, 10% पेमेंट भी नहीं कर रहे। हमने आपसे आपके इस प्लॉट को 15,000 रुपए के प्रीमियम पर ले लिया। मैं कहा प्रीमियम का मतलब? बोले आप तो ये समझो कि हमने बुकिंग करा ली 15,000 रुपए में, लेकिन ये वो बुकिंग है सर, अगर हम आपसे प्लॉट नहीं खरीदे तो इस पैसे को आप खा जाना। अब खुश? अब हमारा दिमाग चला, अरे भाई साहब क्लास के पैसे देकर के भी क्लास में नहीं आना चाहता, ऐसे अमीर लोग चाहिए जिम में जैसे जाके दिखाते हो ना। मेरे जैसे लोग जिम में पहले दिन जाएंगे पैसा देंगे वापस नहीं जाएंगे, जिम वालों को मेरे जैसे तो चाहिए। बोला हाँ ये हुई ना बात। मैं कहा यार ये हुई बात, तू अगर ये करने को तैयार है कि तू वापस मांगने नहीं आएगा तब मैं तेरे साथ हूं। मतलब ये हुआ कि तेने 1,00,000 रुपए का ये प्लॉट देख लिया। बोले हाँ देख लिया सर। सर मैं आपसे एक ऑप्शन चाहता हूं। कौन बोल रहा है ये? मिस्टर सुरेश। किससे बोल रहे हैं? मिस्टर मुकेश, मिस्टर अंकित से। क्या बोल रहे हैं? सर मैं 15,000 रुपए आपको अभी एडवांस दे रहा हूं, ये मेरा प्रीमियम अमाउंट है, इसको आप रख लो। ठीक है सर रख लिया। सर मेरा अब आपसे ये कहना है कि अगले महीने जब मैं आपके पास आऊं, अगर ये प्लॉट आपका 1,00,000 रुपए का अगर 1,25 रुपए का जाएगा, तब तो मैं इसको आपसे लेकर 1,25 में बेचकर अपना मुनाफा कमा के साइड में बोलूंगा। डन है? बोला हाँ डन है। आप तब मुझे लाख रुपए में दोगे इसे? मैंने कहा पक्का देंगे, चिंता मत कर, क्योंकि तूने 15,000 रुपए प्रीमियम दिया हुआ है अलग से और तेरे को प्रीमियम देने के बाद भी मुनाफा दिख रहा है तो आराम से करना, क्या दिक्कत है? बोले ठीक है। और सर अगर अगले महीने इसका भाव 50,000 पहुंच जाता है तो आप मेरे पीछे नहीं पड़ोगे कि तेरे को ये प्लॉट खरीदना ही है। हमने कहा मिस्टर सुरेश तुम इतने डरे हुए क्यों हो? बोले आपने मिस्टर महेश को 50,000 रुपए का झटका मार दिया सर। मैंने कहा हाँ। बोले मेरे को नुकसान नहीं उठाना सर, मेरे 15,000 डूबे डूब जाएं, मेरे को पूरा प्लॉट नहीं खरीदना महाराज। मैं 50,000 का प्लॉट आपका हो गया, इस 50,000 के प्लॉट के चक्कर में अपना 50,000 का नुकसान और उठाऊं? सर इतना पैसा नहीं है मेरे पास। तो हमने कहा अच्छा। तो भाई आपके दिमाग में एक जो बेसिक प्रश्न आएगा, मैंने ये परमिशन दे दी और मुझे ये अच्छा क्यों लगा? मुझे प्रीमियम मिल रहा है, अगर मान लो प्लॉट की कीमत घटती भी है तो ये प्लॉट तो मेरे पास ही था, प्लॉट मेरे पास ही था, रखे रखे 15,000 की कमाई और देगा, और 15,000 की कमाई देगा, ये तो घर बैठे कमाने वाली बात हो गई। मिस्टर अंकित तो खुश हैं, मिस्टर सुरेश इसलिए खुश हैं कि वो 50,000 के घाटे से बच गए। मतलब मिस्टर सुरेश के ऊपर क्या नहीं था? ऑब्लिगेशन नहीं था। ऑब्लिगेशन मतलब मजबूरी नहीं थी कि खरीदना ही है, इनके ऊपर कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं थी कि इस पूरी प्रॉपर्टी को खरीदें, तो ये बड़े घाटे से बच गए। अब आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल आएगा, अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरे दिमाग में बहुत बड़ा सवाल आता। अगर आपके दिमाग में भी आए तो बढ़िया है, नहीं तो मैं सवाल बोल रहा हूं, आप उसके बारे में बोलना कि ये आपके दिमाग में आएगा कि नहीं। फिर हर आदमी ऑप्शन ही क्यों ना ले, फ्यूचर क्यों ले? ये सवाल आया कि नहीं? जेन्युइन सवाल है। फिर हर आदमी ऑप्शन ही क्यों ना ले, फ्यूचर क्यों ले? जिनके आ गया उनको तो मतलब कहानी समझ में आ गई, और जिनके दिमाग में ये सवाल नहीं आया आज उनका वो दूसरा टेस्ट भी फेल मार गए। कौन सा वाला? ट्रेडिंग उनके लिए नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अगर ये बेसिक गणित समझ नहीं आ रही कि 50,000 का नुकसान और 15,000 का नुकसान है, 15,000 का नुकसान कम है, तो फिर हर आदमी इसी तरफ जाना चाहिए, इस तरफ तो कोई जाएगा ही नहीं। क्वेश्चन तो आया। अब यहां पर आंसर भी कई लोगों के दिमाग में आ गया होगा। चलो आंसर दो कमेंट बॉक्स में इस बात का कि लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन, देखो एक चीज मैं बता दूं, यही कारण है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन जो एक साथ बोला जाता है उसमें अधिकांश लोग ऑप्शन ही खेलते हैं, फ्यूचर बहुत कम लोग खेलते हैं।
फ्यूचर में तो लोग खेलते ही नहीं है, किस पे खेल रहे होते हैं? ऑप्शन पे। अधिकांश लोग जो आप जैसे बिगिनर हैं जिनके पास 2-5 हज़ार रुपए हैं, 10-15-20 हज़ार रुपए हैं, वो ट्रेड के नाम पर ऑप्शन खेल रहे होते हैं कि भाई इस कंपनी का शेयर इतने का मिलेगा तो खरीद लेंगे, नहीं तो इतना डूबेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लोग लॉस को कम देख करके ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। ऑप्शन ज्यादा क्यों हो रहा है? आंसर है क्योंकि ऑप्शन के अंदर हमें घाटा कम हो रहा है। तो फिर हर व्यक्ति ही ऑप्शन करना चाहेगा। और जब हर व्यक्ति ऑप्शन ही करना चाहेगा, तो फिर बड़ा सवाल ये है कि फ्यूचर मार्केट चलता ही क्यों है? भाई जिन्हें ये समझ नहीं आ रहा है, वो इस वीडियो को दोबारा देखना, है ना? एक बार में हो सकता है कईयों के ऊपर से जाए क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है। रविंद्र लिख रहे हैं फ्यूचर में ज्यादा रिस्क है, ज्यादा प्रॉफिट है। नहीं रविंद्र, अब मैं आपको मूल मुद्दे पर लेकर चलता हूं। आइए, जो आपकी नजर से चूक गई बात मैं उस तरफ लेकर चलता हूं। मैंने बड़ा स्मार्टली खेला कर दिया था, आपको बस वो समझ नहीं आया था। अब आओ बोर्ड पे वापस ध्यान से देखो, गौर से देखो। देखो बेटा, आपने 1 बीघा 1 लाख रुपए में खरीदने का ऑप्शन लिया था। आपने 15,000 देकर के आपके पास कुछ भी नहीं रहा। आपकी जेब तो 15,000 खाली करके खुश इस बात पर हो रही है, थैंक गॉड मेरे 15,000 ही डूबे। लेकिन फ्यूचर वाला, जिसने भले ही 50,000 का नुकसान उठाया हो, लेकिन सही मायने में उसके पास एक प्लॉट आ चुका है। यहां 15,000 जाने पर भी 1/4 हिस्सा भी नहीं आया और यहां 50,000 का नुकसान तो हुआ, लेकिन यहां पर पूरा-पूरा प्लॉट आ गया। मतलब यहां पर डिलीवरी हो चुकी है, यहां पर कोई डिलीवरी नहीं है। 15,000 देकर घर को बुद्धू लौटे, यहां पर 50,000 का नुकसान उठाकर आज प्लॉट ले लिया, हो सकता है भविष्य में वो 50,000 का 1.5 लाख का बिक जाए। तो ऑप्शन में क्या हुआ? ऑप्शन में तो आपके पैसे गए, कुछ नहीं मिला। लेकिन फ्यूचर में 50,000 गए तो सही, लेकिन प्लॉट मिल गया। एक बात समझ में आई? खेला समझ आया? आप भविष्य में 50,000 वाले को 1.5 लाख में तो बेच पाओगे, मालिक बनोगे। यहां तो कुछ नहीं बन रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझते हैं। आपने एक स्मार्ट मूव नहीं देखा जो मैंने यहां दिखाया था आपको। क्या? यहां जो मैं 10,000 आपको दे रहा था ना, यहां 10,000 में मैंने आपको फ्यूचर दे दिया था और यहां मैंने 15,000 में ऑप्शन दिया है। दूसरा खेला समझो। प्रशांत लिख रहे हैं गूगली फैक्टर बोल कर दिया। दूसरा सवाल सुनो क्या कहा? मैंने एक स्मार्ट मूव खेला जिसको आप नोटिस नहीं किए। यहां 10,000 बोल करके मैंने फ्यूचर परचेज कर लिया। यहां 15,000 के प्रीमियम पर ऑप्शन लिया। बोलो बात दिखाई दी कि नहीं दी? मतलब फ्यूचर की तुलना में ऑप्शंस महंगे होते हैं। क्योंकि कंपनी को भी पता है कि बेटा ये घाटे से डर रहा है और ये ताजा-ताजा अमीर बनना चाहता है। पैसे इसके पास कुल मिला के 10,000 हैं जो घर वालों ने कमरे के किराए के लिए दिए थे। ये सोच रहा है उससे 2 पैसे कमाकर मैं दोस्तों को पार्टी दूंगा और ट्रेडर कहलाऊंगा। ये आया है तो लपेटो इसको। इसको इसी बात पर खुश होने दो कि मेरे 10,000 तो नहीं डूबे। मेरे तो 1,500 ही डूबे। बोलो भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? थम्स अप करें? थम्स अप करिए अगर क्लियर हुई ये वाली बात। मतलब क्या हुआ? कि मतलब ये हुआ कि यहां पर प्रीमियम ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरी बड़ी बात सुने। आप 10,000 में जो पेमेंट कर रहे थे, वो उसका 1/10 हिस्सा था। फ्यूचर के प्लॉट का 10% पेमेंट करके आप उसे भविष्य के लिए रख रहे थे। यानी कि ये 10,000 हिस्सा था, यहां 15,000 उस 1 लाख पर एडिशनल 15,000 है। यानी कि ये डे 1 से ही एडिशनल चार्ज है। मतलब कल को अगर आपको ऑप्शन में भी इस 1 बीघा को खरीदने का मन करे कि सर मैं इस ऑप्शन को जो 1 बीघा का भविष्य में 50,000 का रह गया, मैं इसे खरीदना चाहता हूं, खरीद लो। लेकिन 50,000 में खरीदोगे, 15,000 प्रीमियम दे चुके हो, आपको ये पैसा का पड़ रहा है। फ्यूचर में आप 10,000 का खरीदे थे, 10,000 पहले बुकिंग अमाउंट दे दिए थे, अब ये 50 का रह गया, तो आप केवल 40 ही दो, आपका फ्यूचर अपना हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में डिलीवरी नहीं ले सकते। मतलब ऑप्शन में भी चाहो तो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आप इस 1 बीघा को 50,000 में खरीदना चाहते हो, खरीद लो। लेकिन आप पहले ही कह चुके थे कि मुझे एक फायदा चाहिए सर, कि मैं प्रीमियम पर खेलना चाहता हूं, प्रीमियम ही देकर रहना चाहता हूं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? यहां खेला क्या हो रहा है कि आपको 50,000 और पे करने पड़ेंगे, यहां 40,000 ही पे करके आप 10,000 जो ऑलरेडी दे चुके हो उसको एडजस्ट करा लोगे। यहां प्रीमियम जो आपको सस्ता नशा दे रहा है, वो यहां पर आपको वैल्यू दे रहा है। अब कुमार सनोज पूछ रहे हैं तो लोग ऑप्शन ज्यादा क्यों लेते हैं? आपने 2 मिनट में बता दिया फ्यूचर अच्छा है। फिर लोग ऑप्शन ज्यादा क्यों लेते हैं? क्योंकि लोगों के पास इसको खरीदने के लिए 50,000 एक मुश्त नहीं है, लेकिन गंवाने के लिए 15,000 हैं। वो केवल वर्तमान वैल्यू देखकर कि मेरे 50,000 फिलहाल जा रहे हैं या फिर 15,000 में ही मेरा पीछा छूट रहा है, इसलिए 15,000 देकर वो लोग खुश हो रहे हैं। पैसा ना होने के कारण। यही कारण है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो कि एक जुए की तरह आपको सस्ते में फंसा रहा है। इसको जुआ क्यों कहा गया? देखो फ्यूचर्स अपने आप में जुआ नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि फ्यूचर्स में आपको कुछ तो मिल रहा है। ऑप्शन जुआ ही है क्योंकि आप कुछ लिए बिना ही 15,000 जेब से गंवाकर खुश हो रहे हो। अरे भगवान बच गए, कम नुकसान हुआ। भगवान बच गए, कम नुकसान हुआ। ये जो कम नुकसान हुआ वाले जो लोग हैं, ये जेब से धीरे-धीरे पैसा बर्बाद किए जा रहे हैं। किस इंतजार में कि एक दिन मेरा ऑप्शन सही बैठेगा, एक दिन मेरी सोच सही बैठेगी, मेरा शेयर ऊपर चढ़ेगा और मैं प्रॉफिट बुक करके साइड हो जाऊंगा। अब कमेंट बॉक्स में बताओ कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो आज तक फ्यूचर एंड ऑप्शन में ऑप्शन खेले हैं। एक बार वो लोग थम्स अप करो और फिर समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन के लोग कितने हैं। ऑप्शन कैसे सस्ता नशा है, ये आपको कमेंट के अंदर दिख गया। समझ में आया? जितने लोग पैसा गंवा के बैठे हैं, वो ऑप्शंस में गंवा के बैठे हैं। फ्यूचर वाला फिर भी बच रहा है क्योंकि उसके पास कुछ डिलीवर हुआ है। उसके पास में कोई शेयर आकर पहुंचा है। वो भविष्य में उनको बेचकर 2 पैसा बचाएगा। फ्यूचर में जो उस व्यक्ति ने पैसे चुकाए 90,000 उस 1 लाख की एवज में, वो 90,000 असल मायने में उसका इन्वेस्टमेंट तो हुआ, लेकिन नुकसान उसका मात्र 50,000 रुपए का ही हुआ। उस 50,000 को वो बचा लेगा। ठीक है? अब जिनके ये बात थ्योरेटिकली समझ नहीं आई, उन्हें कभी हम प्रैक्टिकली वीडियो रिकॉर्ड करके समझाएंगे। आज की क्लास कैसी रही? एक बार सभी लोग मुझे फटाफट थम्स अप करके बताएं। आज उनको कुछ चमका या नहीं चमका? क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंतजार इस चीज का था, फ्यूचर ऑप्शन कब आएगा, फ्यूचर ऑप्शन कब आएगा, फ्यूचर। अक्सर लोग फ्यूचर ऑप्शन को दिखाते हैं ट्रेड करके। ट्रेड करना तो दुनिया में इतने वीडियो पड़े हुए हैं, कोई लेकिन बिठा करके तो समझाए कि खेला है क्या।
ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी रहेगा, आप इसे बढ़िया से देख लें। और जब आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो बढ़िया रिव्यू दें, सब जगह लोगों को बताएँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, सो दैट हमारा जो फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर के शुरू किया गया प्रयास है, ये अधिकतम लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। कल फिर इसी समय पे मुलाकात करते हैं। टेक केयर।